हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज सैटरडे है, आज हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हम लोग लगा रहे थे टीजीटी होम साइंस 2013 का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे थे। 34 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आज उसी के आगे अब हम लोग देखेंगे 35 क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था एरिक एरिक्सन ने। फ्रेंड्स, मैंने जो है बुद्धि और उसके सिद्धांत के प्रतिपादकों के नाम अलग से एक वीडियो में बनाकर प्लेलिस्ट में रखी है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मनोविकास सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने प्रतिपादित किया था। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एरिक एरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसमें विकास के मूल प्रवृत्ति और जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण माना गया था। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वह स्नैक जो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम वसा, ठीक है, वह शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है। तो अगर 1 ग्राम से 4 कैलोरी मिलती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 12 ग्राम से हमें कितनी मिलेगी? तो 12 × 4 करके कितना आया हमारा आंसर? 48। ठीक है, इसी तरीके से वसा से अगर हमें 9 ग्राम मिलती है ऊर्जा, तो 3 ग्राम वसा से हमें कितनी मिलेगी? तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। ठीक है, आंसर आ जाएगा 27। तो इस तरीके से 40 + 27 = कितना हुआ? 75 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है हमें मिलेगी। एक स्नैक जो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम वसा देता है, वह शरीर को कितनी ऊर्जा देता है? तो 75 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा देगा। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है खंडों द्वारा, सरकार द्वारा, स्वायत्त शासी निकायों द्वारा या फिर पंचायती राज द्वारा। तो ये जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण ये किसके द्वारा रोपित हुआ था? यह रोपित हुआ था पंचायती राज द्वारा। यह क्या हुआ था? रोपित हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक है, तो देखिए सूची 1 में क्या है। तो पहली सूची में है अंडा, दूध, गेहूं और मांस। दूसरी सूची में है उसके पाए जाने वाले एलिमेंट, यानी कि जो प्रोटीन है, तो ग्लूटिन, एविडिन, केसिन और कोलेजन। ठीक है, अब इनको सुमेलित कीजिए। तो जो पहले आपको इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए, तो जो पहले पता हो तो पहले उसको निशान लगा लीजिए। तो गेहूं में आई थिंक सबको पता होगा कि ग्लूटीन पाया जाता है। ठीक है, तो गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन ग्लूटीन कहलाता है और दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? तो केसिन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 हमने लगा लिया। अब देखिए अंडा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन है एविडिन। ठीक है, और मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? कोलेजन। तो इस तरीके से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? एविडिन। तो देखते हैं पहले अंडा, यानी कि पहले का कौन सा सही होगा ऑप्शन? पहले का दूसरा, यानी कि ए का दूसरा। हमारा आंसर इस तरीके से सही हो जाएगा कौन सा? बी। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, अंडे में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो एपिडिन कहलाता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसिन कहलाता है। गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है और मांस में क्या पाया जाता है? कोलेजन। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्यूम क्लीनर किसके सिद्धांत पर काम करता है? ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम क्लीनर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो जो वैक्यूम क्लीनर होता है वह क्या करता है? चीज़ों को अपने अंदर अपनी ओर खींचता है। जो भी कूड़ा करकट गंदगी जो होती है वो अपने अंदर खींचता है। तो इस तरीके से वो किस विधि पर सिद्धांत पर काम करता है? तो वह चूषण यानी कि खींचना, चूसना। तो यह चूषण सिद्धांत पर काम करेगा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव कोशिका में होते हैं, तो मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम के युग्म होते हैं? तो मानव कोशिका में देखिए 23
ये सब मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, डेवलपमेंट का क्वेश्चन है ये सब मैंने कराया है। मानव कोशिका में होते हैं तो कितने 23 जोड़े युग्म जो होते हैं कितने मानव कोशिका में, ठीक है, जिसमें से 22 जोड़े तो स्त्री और पुरुष दोनों में एक जैसे पाए जाते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा होता है वो केवल पुरुष में जो है पुरुष में ही अलग पाया जाता है, जिसकी वजह से लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गुणसूत्र सभी वनस्पति एवं प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु के समान पिंड होते हैं जो सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित एवं संचारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। अगर जोड़े में पूछे तो 23, अगर केवल संख्या पूछे तो आंसर हमारा होगा 46। ठीक है, तो 23 जोड़ा होता है, जिसमें 23 माता से तथा 23 पिता से प्राप्त होता है। इन 23 में से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, यानी जो एक जोड़ा होता है, यानी 22 तो दोनों में सेम होता है, एक होता है, 23वां जोड़ा जो होता है वो पुरुष में अलग होता है, जिसके कारण ही लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लैश कार्ड उपयुक्त है? तो फ्लैश कार्ड किस लिए उपयुक्त है? सामाजिक विज्ञापन के लिए, घटना के प्रचार के लिए, प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए, या फिर कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सब भी मैंने कराया हुआ है। तो फ्लैश कार्ड उपयुक्त है प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए। जैसे फ्लैश कार्ड में चीज़ें एक के बाद एक जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें को समझाने के लिए फ्लैश कार्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए फ्लैश कार्ड उपयुक्त विधि है। फ्लैश कार्ड का प्रयोग करके कम शब्दों में प्रसार संदेश दिया जाता है। इस विधि में कुल 10 से 12 फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स मेरा प्रीवियस ईयर कराने का सिर्फ यही उद्देश्य होता है, जिससे कि आप लोग अगर मेरे क्लास करते हैं, जो रेगुलर मेरे स्टूडेंट हैं, उनको ये समझ में आता है कि क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे, थ्योरी से पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन अगर कहीं से भी आएगा आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है और किस तरीके से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए, ठीक है, क्या कराया जाता है? देखते हैं। कास्टिक सोडा से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सोडियम परबोरेट से, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए क्या कराया जाता है? तो देखिए आंसर हमारा सही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यंत सक्रिय अकार्बनिक अम्ल है, जिसका प्रयोग प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में किया जाता है। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है जो जल के हर परिमाण में विलेय है। ठीक है, इसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण, सूती और कड़ा बनाने के लिए एजेंट के रूप में तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ही सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन, अब देखिए इंसुलिन उपयोगी है। इंसुलिन किस लिए उपयोगी है? तो देखिए वजन बढ़ाने में, रक्त शर्करा को कम करने में, वजन कम करने में, या फिर रक्त शर्करा को बढ़ाने में। तो इंसुलिन है रक्त शर्करा को कम करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया है अच्छे से। आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक एक करके धीरे धीरे सारी वीडियोस भी आप लोग देख लेंगे, तब भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होती है। तो देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकला। ठीक है, कहाँ से निकलता है इंसुलिन नामक हार्मोन? तो अग्नाशय, ठीक है, पेनक्रियास से निकलता है। इंसुलिन शरीर के रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। भोजन के पाचन के बाद इसमें मौजूद शक्कर हमारे रक्त में पहुंचती है, जिसका उपयोग हमारे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा और वृद्धि के लिए करती हैं। कोशिका जब रक्त से शक्कर ले लेती है तो इसका उपयोग इंसुलिन की उपस्थिति में ही कर पाती है।
शरीर में इंसुलिन नहीं होने या कम होने से रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है, डायबिटीज़ रोग जो है वह हो जाता है। यानी इंसुलिन जब काम करना कम कर देता है तो क्या करता है, जो शुगर होता है, जो शक्कर होती है, वह उसका पाचन नहीं होता और वो जो है सीधे रक्त में धीरे धीरे घुलने लगती है, रक्त में समाहित हो जाती है और रक्त में ही शर्करा का पाया जाना क्या कहलाता है, डायबिटीज होना कहलाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है। ठीक है, सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है किसमें, मधुमेह के रोगी को, उच्च रक्तचाप के रोगी को, कब्ज के रोगी को या फिर पीलिया के रोगी को। तो आंसर सही होगा हमारा बी। कैसे, उच्च रक्तचाप वाले रोगी को निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की सलाह दी जाती है, क्योंकि अधिक, देखिए ध्यान दीजिएगा, अधिक अटैक या अन्य हृदय से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ध्यातव्य है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार में सोडियम की मात्रा प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए, 2.4 ग्राम प्रतिदिन से भी अधिक नहीं लेनी चाहिए, जबकि हृदय रोगियों के लिए प्रतिदिन केवल 1.5 ग्राम तक ही सोडियम लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। उच्च रक्तचाप की रोगियों को जो है सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो 5 ग्राम प्रोटीन देगा, 5 ग्राम प्रोटीन कितना कैलोरी ऊर्जा देगा हमें, तो देखिए, तो जैसे जब 1 ग्राम प्रोटीन हमें देता है 4 कैलोरी ऊर्जा, तो 5 ग्राम कितना देगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 × 5 यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 कैलोरी यानी 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देगा, तो 5 ग्राम प्रोटीन कितना देगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही वीडियो को तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे होम साइंस की वीडियो जो डेली आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो देखिए हमारा आंसर सही होगा विटामिन डी की कमी के कारण, यानी कि बी। कैसे, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, जबकि बड़ों में कौन सा होता है, तो बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक अस्थि विकार उत्पन्न होता है। तो रिकेट्स रोग किसमें होता है, बच्चों में होता है, और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक अस्थि विकार जो है उत्पन्न हो जाता है। रिकेट्स की वजह से बच्चों की हड्डियां कोमल तथा क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी के कारण बढ़ती हुई हड्डियां मिनरल, कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण भली भांति नहीं कर पाती, जिसके कारण अस्थियों में कैल्शियम या फास्फोरस का स्तर कम हो जाता है, जिससे कि हड्डियां क्या हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा प्रबंधक कौन है, जो निरंतर निरीक्षण करता है, उत्तरदायित्वों को दूसरों को सौंपता है, कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है या फिर भर्त्सना करता है। तो एक अच्छा प्रबंधक वह है जो निरंतर निरीक्षण करता है, यानी समय समय पर काम का निरीक्षण करता रहे कि ठीक से हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ ला कार्टे मेन्यू क्या है, तो ये कैसा मेन्यू है, क्या ये निश्चित मेन्यू है, चयनित मेन्यू है, संयुग्म मेन्यू है या फिर चक्रीय मेन्यू है। तो ये जो आ ला कार्टे मेन्यू है यह फ्रेंच शब्द है। इसमें क्या हो जाता है, खाद्य पदार्थों की सूची के साथ उसका मूल्य, यानी ध्यान दीजिए, इसमें खाद्य पदार्थों की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। इस तरीके से यह कैसा मेन्यू है, यह एक चयनित मेन्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार का मुख्य बिंदु को इंगित करता है। तो गृह विज्ञान प्रसार का मुख्य बिंदु कौन इंगित करता है, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, करके सीखना या फिर भाग से समग्र। तो देखिए, तो गृह विज्ञान प्रसार का
मुख्य बिंदु कौन इंगित करता है? तो करके सीखना, यानी चीज़ों को करके सीखने से ही हम उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, उस चीज़ के प्रति अपना कोई निर्णय ले सकते हैं, उसके प्रति अपना कोई विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है चीज़, आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। तो देखिए, कपास के रेशे की लंबाई होती है, कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? तो सबसे पहले ये जानिए कि कपास कैसा रेशा है। तो कपास एक प्राकृतिक रेशा है, और जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? तो वो स्टेपल यानी लघु तंतु की श्रेणी में आते हैं। तो अगर कपास जो है वो प्राकृतिक रेशा है तो इस तंतु कैसा होगा? या जो है स्टेपल तंतु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखिए ये सब मैंने डिस्कस करा के रखा हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो है, आराम से इसको देख लीजिएगा। तो कपास का रेशा सभी वस्त्र उपयोगी रेशों की अपेक्षा छोटा होता है। कपास की रेशे की लंबाई लगभग देखिए 1.5 से 2 इंच तक जो है कपास के रेशे की लंबाई होती है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, 1.5 से 2 इंच तक लंबाई। ठीक है, तो जो रेशे होते हैं, प्राकृतिक तंतु होते हैं, वो स्टेपल होते हैं, और इनको कैसे नापा जाता है? इंच या फिर सेंटीमीटर में इनको नापा जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी डॉट स्पॉट्स कमी है। ठीक है, किसकी कमी है? तो आयोडीन की, विटामिन B6 की, विटामिन ए की, या फिर कैल्शियम की। तो देखिए जो बी डॉट स्पॉट है वह किसकी? यह आँखों की कमी का रोग है। ठीक है, आँखों की कमी का रोग है। और जब बात आँख की आ जाती है तो कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है? तो विटामिन ए की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो विटामिन ए की कमी से ही बी डॉट स्पॉट्स जो है वह हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मौद्रिक आय है, आय से भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो देखिए मौद्रिक आय है, मौद्रिक आय कैसी है? तो जो मुद्रा यानी जो पैसा हमें मिलता है वो कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, नियमित आय, या फिर वास्तविक आय। यानी काम के बदले अगर हमें पैसा मिलता है तो वो किस आय की श्रेणी में आता है? तो वो प्रत्यक्ष आय की श्रेणी में आता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पारिवारिक आय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा है? मौद्रिक आय, दूसरा वास्तविक आय, तीसरा है आत्मिक आय। ठीक है, तो देखिए परिवार के सभी सदस्यों को एक निश्चित समय में कार्य करने के बाद मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है, ठीक है, उसे मौद्रिक आय कहते हैं। मौद्रिक आय प्रत्यक्ष आय होती है। इसमें वेतन, देखिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें मेंशन है? तो वेतन, पेंशन, ग्रेच्युइटी, ब्याज, लाभांश, मजदूरी, किराया, भविष्य निधि कोष, ये सब क्या है? ये सब प्रत्यक्ष आय या फिर मौद्रिक आय की श्रेणी में आते हैं। ध्यान से इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जैविकीय मूल्य गुणवत्ता मापने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो हमारा आंसर सही होगा प्रोटीन। कैसे? चलिए आगे देखते हैं। तो जो जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है। प्रोटीन का कार्य शरीर का निर्माण करना होता है। मात्रा के अनुसार शरीर में पानी के बाद सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यानी पानी, जल कितनी मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है? तो लगभग 70% जल होता है। उसके बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा है तो वह है प्रोटीन। प्रोटीन को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे बहुलक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक बहुलक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है? कोलेस्ट्रॉल किसमें पाया जाता है? तो देखिए हरी पत्तेदार सब्जियों में, चावल में, अंडे में, या फिर मूंगफली में। तो जो कोलेस्ट्रॉल है मेनली वो वसा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में वसा नहीं है, तो हम किस में लगाएंगे? तो हम लगाएंगे अंडे में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है? तो अंडे में पाया जाता है। कैसे? देखिए, कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ है। स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, परंतु इसकी अधिक मात्रा शरीर में हानि भी, शरीर में हार्ट ब्लॉकेज भी, यानी दिल का दौरा एवं हृदय संबंधी अन्य बीमारियों को भी जन्म देती है। इसीलिए कहा जाता है ना, ज़्यादा चिकना और मसालेदार नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों, चावल तथा मूंगफली में नगण्य रूप में पाया जाता है, जबकि अंडे की जर्दी में, देखिए अंडे की जर्दी में किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। लगभग कितना? 100 ग्राम अंडे में लगभग 1233, ये पॉइंट देख लीजिए, 1233 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल जो है वह होता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही।
और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।